हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी क्लासें जो यूट्यूब के माध्यम से चल रही हैं उनमें हम संविधान कवर कर रहे हैं और संविधान में हमने संविधान का भाग 1 कवर कर लिया, संविधान सभा को कवर कर लिया, प्रस्तावना को कवर कर लिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है नागरिकता संविधान का भाग 2। आइए हम इसको देखते हैं। संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। अनुच्छेद की बात करें इसमें तो आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11 तक। आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11 तक। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिटीजनशिप है इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये जो शब्द बना है वो नागरिक शब्द से बना है, सिटीजन शब्द से बना है। इस नागरिक शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं नागरिक शब्द का अर्थ, तो नागरिक शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति नागरिक कहलाता है जिसे पॉलिटिकल और सिविल, राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या कहलाता है? नागरिक। जिसमें हम बात करें, लिख लेते हैं राजनीतिक प्लस सिविल। जिस व्यक्ति को राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होंगे वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। अगर मैं नागरिक के बारे में बात करूं, ये जो नागरिक हैं ये कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहली बात, नागरिक वह व्यक्ति से राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होंगे, नागरिक कहलाएगा। अगर मैं बात करूं नागरिकों के प्रकार, नागरिकों के प्रकार, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम नागरिकों की बात करें तो कानूनी दर्जे के हिसाब से जो नागरिक हैं, इसमें बात करूं कानूनी दर्जे के हिसाब से, कानूनी दर्जे के हिसाब से कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। नागरिक कानूनी दर्जे के हिसाब से कितने प्रकार होंगे? नागरिकों के 4 प्रकार। कौन कौन से प्रकार होंगे? जिनमें सबसे पहले बात करें हम नागरिक, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो शरणार्थी, शरणार्थी। अगर तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे कौन होंगे? विदेशी। तीसरे कौन होंगे? विदेशी। और जो चौथा प्रकार हमारा होगा वो राज्य विहीन लोग। चौथा प्रकार कौन सा हो जाएगा? राज्य विहीन लोग, राज्य विहीन लोग। अगर हम देखें नागरिक क्या होते हैं तो नागरिक वो कहलाएंगे जिसे किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होंगे, नागरिक कहलाएंगे। शरणार्थी वे लोग जिनको हमने शरण दे रखी है, जो बाहर से आए हुए हैं और हमने उन्हें रहने के लिए जगह दे दी या उन्हें अपने यहाँ रोक लिया, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? शरणार्थी। विदेशी लोग ऐसे लोग जो घूमने आए, पर्यटन पे आए, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? शरणार्थी लोग। राज्य विहीन लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होंगे जिनके पास किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की कोई नागरिकता नहीं होगी। जैसे बात करें रोहिंग्या मुसलमान, इनके पास किसी देश की कोई नागरिकता नहीं है, ये म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होगी, नागरिकता नहीं होगी, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? राज्य विहीन लोग। आगे अगर हम बात करें कि हमारे देश में नागरिकता किस प्रकार की है, हमारे देश में नागरिकता किस प्रकार की है, जिनमें हमारे देश में नागरिकता, अगर हम बात करें नागरिकता 2 प्रकार की होती है। नागरिकता के 2 प्रकार होते हैं, इसको समझते हैं पहले। नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होती है एकल नागरिकता, एक होगी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। दूसरी होती है दोहरी नागरिकता, दूसरी होगी दोहरी नागरिकता। ये एकल नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता क्या होती है? हमारे देश में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता।
हमारे देश में बोलें तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। ये दोहरी नागरिकता कहाँ है? पश्चिमी देशों में है, और पश्चिमी देशों में अगर हम बात करें तो अमेरिका। इसको समझते हैं कि ये एकल नागरिकता किस प्रकार की होती है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की होती है। तो एकल नागरिकता वो कहलाती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की नागरिकता एक ही हो, अलग अलग ना हो। जिन देशों में राज्य की नागरिकता अलग, केंद्र की नागरिकता अलग, वहाँ जो प्रावधान होता है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। हमारे भारत में जो नागरिकता है, एक बार व्यक्ति ने नागरिकता ले ली तो वही राज्य की है, वही केंद्र की है। दोनों नागरिकताएं राज्य और केंद्र की अलग अलग नहीं है, एक ही होती हैं। और जिन देशों में राज्य की नागरिकता अलग होती हो, केंद्र की नागरिकता अलग होती हो, वो दोहरी नागरिकता कहलाती है। और हमारे देश में जो प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देश का नाम हम क्या बताएंगे? इंग्लैंड। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता प्रावधान हमारे देश में कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। अगर मैं बात करूं भारत का सर्वोच्च नागरिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आंसर अपना क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दिया मैंने आपको, ध्यान रखना। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि नागरिकता दो प्रकार की, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता वो नागरिकता जहां केंद्र और राज्य की एक ही नागरिकता होती हो। दोहरी नागरिकता वो नागरिकता जहां केंद्र की अलग होती हो, राज्य की अलग होती हो। ऐसे देशों में जो नागरिकता का प्रावधान है वो दोहरी नागरिकता कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल अमेरिका। एकल नागरिकता का एग्जाम्पल भारत। एकल नागरिकता हमारे देश के संविधान में कहां से ली गई? इंग्लैंड से। आइए आगे देखते हैं। अगर आगे हम बात करें इसमें, तो अभी हमने बात की थी अनुच्छेद, आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद कितना? 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। आइए पहले इनकी बात करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? इसमें क्या लिखा हुआ है? कौन सा प्रावधान है? इसमें लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे। संविधान लागू होने के समय नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे? ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 1 में। संविधान लागू होने के समय, इसका मतलब कब से है? 26 जनवरी 1950 से। संविधान लागू होने के समय से मतलब किससे है? 26 जनवरी 1950 से। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान क्या लिख रखा है इसमें? संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें कि संविधान जब लागू हुआ उस समय नागरिकता के क्या प्रावधान थे, तो इसमें हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। जब संविधान लागू हुआ उस समय, या बोले 26 जनवरी 1950 को, नागरिकता संबंधी 3 बातें लिखी हुई हैं जिनको हमें देखना है, ध्यान रखना है। 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात अगर मैं करूं यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है, तो फर्स्ट क्लाउज, सेकंड क्लाउज, थर्ड क्लाउज। फर्स्ट क्लाउज में क्या दे रखा है कि जो व्यक्ति है वो 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो। दूसरा पॉइंट क्या है? माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरी बात कौन सी लिखी हुई है कि पहली बात 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। ये 3 बातें किसमें लिखी हैं? अनुच्छेद 5 में, कि संविधान लागू होने के समय अर्थात बोले तो 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान होंगे। कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 1।
3 बातें इसमें लिखी हुई हैं। पहली बात, व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी बात, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या दोनों भारत के नागरिक हो, नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी बात, यदि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है फिर भी नागरिकता मिल जाएगी। ये बातें कहाँ लिखी हैं? अनुच्छेद 5 में। अगर मैं आर्टिकल 6 की बात करूं, अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 इनकी बात कर लें। इनमें 2 बातें हैं जिनको हमें देखना है। एक नक्शा बना लेते हैं। ये क्या है अपना? इंडिया। ये क्या है अपना? इंडिया। अब अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है, 6 में क्या लिखा है, इसी से जोड़ के देखते हैं। अनुच्छेद 6 में लिखा है कि जो पाकिस्तान है, अनुच्छेद इसमें क्या लिखा है कि जो पाकिस्तान है, इधर लिख ले रहा हूं उसको, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, अनुच्छेद 6 में लिखा है। और जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, एरो बना दे रहा हूं, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, उन दोनों के बारे में बातों का उल्लेख कहां लिख रखा है? अनुच्छेद 6 और 7 में। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों ही किससे संबंधित हैं? भारत और पाकिस्तान से। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान की बात करेगा। अनुच्छेद 7 जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनके संबंध में बात करेगा। आर्टिकल लिख दे रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए इसके बारे में बात कौन करेगा? अनुच्छेद 6। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए इसके बारे में बात करेगा आर्टिकल नंबर 7, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद कौन सी बात कर रहा है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की। और अनुच्छेद 6 कौन सी बात कर रहा है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की। क्या बात कर रहा है? आइए इसको देखते हैं। ये अनुच्छेद 6 किसकी बात कर रहा है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत जो आए हैं इनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान की बात कर रहा है। पाकिस्तान से भारत आए, इसमें एक डेट आपको ध्यान रखनी है, 19 जुलाई 1948। इंपोर्टेंट डेट, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका यहीं से बनेगा, 19 जुलाई 1948। इसके बारे में क्या कह रखा है कि ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत से जो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गए, 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए, पहले भारत आए, इनको क्या लिखा है? इनमें लिखा है कि जो लोग पहले आ रहे हैं इनको साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। इनको साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। इनको साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। अगर यदि ऐसा होता है कि ये इस डेट के बाद आए, अगर ये लोग 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आना है, यदि ये बाद में आए तब इन्हें क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 6 के अंदर। किसमें लिखी है? अनुच्छेद 6 के अंदर। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है उसकी बात कर लें। ये आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, जो लोग भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान, PAK लिख दिया है। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, इसके बारे में भी एक डेट ध्यान रखनी है और डेट है 1 मार्च 1947 के बाद। डेट कौन सी है? 1 मार्च 1947 के बाद। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग जा रहे हैं इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। फिर से सुन लो, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 6 और 7। 6 क्या कह रहा है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए। अब उनमें क्या प्रावधान कर रखा है, वो प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद 6 के अनुसार 19 जुलाई 1948 से पहले
19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ गए उन्हें साधारण तरीके से नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 ये कह रहा है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद आए, बाद पाकिस्तान गए, 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गए हैं तो उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इसका ये खत्म क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि 1947 में तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बनने जा रहे हैं। फिर भी जो लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान जा रहे हैं, तो सरकार ये समझ रही है कि ये लोग भारत को छोड़ के जाना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे ये नागरिकता खत्म करने का प्रावधान ये अनुच्छेद 7 में लिखा गया। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 8। ये अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान होंगे, अनुच्छेद 8 में लिखा है। भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 8 में। भारतीय मूल क्या होता है? ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों, माता पिता हों, दादा दादी हों, जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हों, और ये लोग जो विदेशों में रह रहे हैं इन्होंने विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, यदि वो भारत में आना चाहें, भारत के नागरिक बनना चाहें, तो उनके लिए क्या प्रावधान होंगे, वो कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 8 के अंदर। अनुच्छेद 9 को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि यदि आप विदेश घूमने गए और वहां जाके रहने लगे, आपने वहां जो आप रह रहे हैं जाके वहां आपने अगर नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। यह बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 9 में। यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 9 के अंदर। कहाँ लिखी है? यह आर्टिकल नंबर 9 में। अनुच्छेद 9 फिर सुन लो। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 9 के अंदर। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 10, इस अनुच्छेद 10 में आर्टिकल 10 में क्या लिखा है? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद 10 में लिखा है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो तब तक बने रहेंगे जब तक संसद उनमें परिवर्तन न करे। यानी आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक संसद उनमें परिवर्तन न करे। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 10 में। मौलिक अधिकार, नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक संसद उसमें परिवर्तन न करे। सीधा सा मतलब यह है कि जो नागरिकता संबंधी हमारे प्रावधान है या हमारी नागरिकता है, ये कब तक बनी रहेगी? जब तक इसमें संसद इंटरफियर ना करे। नागरिकता संबंधी अधिकार हमारे कब तक बने रहेंगे? जब तक संसद इसमें कोई परिवर्तन ना करे, तब तक नागरिकता संबंधी अधिकार हमारे बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। लास्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 11 ये कह रहा है कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? संसद का होगा। नागरिकता संबंधी
नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार, नागरिकता संबंधी बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का होगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 11 में सॉरी। नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का होगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 11 में। एक बार फिर देख लो आप, एक तरफ से बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर 5 में, आर्टिकल नंबर 5 में ये लिखा है कि आजादी के समय या 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है, उस बातों का उल्लेख है। इनमें 3 बातों का उल्लेख है, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, या दोनों नागरिक हो। तीसरी बात, यहां रहते हुए 5 वर्ष आपको हो गए हो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन होने पर, एक शर्त होने पर भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 की अगर हम बात करें और 7 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर जो 6 है वो ये बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। अनुच्छेद 7 ये बताता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 6 की, तो इसमें एक डेट ध्यान रखनी है। वो डेट कितनी है अपनी? 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आए उनको साधारण तरीके से नागरिकता दे दी जाएगी, और यदि बाद आए तो उनको यहाँ पे 6 महीना रहना पड़ेगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराएं और नागरिकता लें। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की बात करता है। और इसमें कहा गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले या 1947 से पहले चले गए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद जाएंगे उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 7 में। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? तो 8 ये उन लोगों की बात करता है जिनके माता पिता, दादा दादी कोई भारतीय मूल के थे या भारत के रहने वाले थे, और उन व्यक्तियों ने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, उनके नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान होंगे। ये बात अनुच्छेद 8 में दे रखी, अनुच्छेद 9 में दे रखी है। अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 9 में क्या कह रहे हैं ये कि यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 9 में। अगर मैं आर्टिकल 10 की बात करूं तो यहाँ पे जो लिखा है कि आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान या अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक संसद उसमें परिवर्तन ना करे। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 11। इस 11 में क्या लिखा है? नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? संसद का है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आपको नागरिकता ना दे पाएगी, ना ले पाएगी, और ना नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान बनाने का अधिकार है। वो राज्य की किसी भी सरकार को नहीं होता है, केवल और केवल संसद को होता है। यही कारण है कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे हम इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि नागरिकता मिलती कैसे है, नागरिकता जाती कैसे है, नागरिकता मिलने के प्रावधान क्या है, नागरिकता जाने के प्रावधान क्या हैं। इनमें सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो नागरिकता अधिनियम 1955। अगला हेडिंग जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। और इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इनमें नागरिकता मिलेगी कैसे वो प्रावधान है, नागरिकता जाएगी कैसे वो प्रावधान है। अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की मैं बात करूं और इसमें आपसे पूछा जाए नागरिकता मिलने के कितने तरीके हैं, तो 5 तरीके बताने हैं। नागरिकता जाने के कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके बताने हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं इसमें नागरिकता मिलने के तरीके, नागरिकता मिलने के तरीके, नागरिकता मिलने के तरीके कितने हैं भाई साहब? 5। इन 5 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि नागरिकता मिलने के क्या प्रावधान है, नागरिकता जाने के क्या प्रावधान है। उन प्रावधानों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रावधान, इसके लिए एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। ट्रिक सुन लो, अभी लिख दूंगा। ये एक ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जप भूदेव, जप भूदेव, ये शब्द हैं,
इनको आपको ध्यान रखना है। जा का मतलब जन्म से, जा का मतलब जन्म से, पा का मतलब पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या पंजीकरण से, भू का मतलब भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है। दे का मतलब देशीकरण द्वारा, दे का मतलब देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी। अगर वाकई बात करूं तो वंश परंपरा द्वारा, बाकी बात करें तो वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता मिलने का प्रावधान। फिर सुनिए, नागरिकता मिलने के प्रावधान कितने बताए मैंने, 5 बताए, जिसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जब भूदेव, जन्म से, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, देशीकरण द्वारा और वंश परंपरा द्वारा। अगर मैं इनमें बात करूं कि जन्म से, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो जाए तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या ये अधिनियम यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए भी कंडीशन है, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप मान लो कि कोई विदेश से लोग ताजमहल देखने आए और ताजमहल देखने जो लोग आ रहे हैं वो ताजमहल देखने आ रहे हैं और उनके इसी समय अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या भारत का नागरिक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पे जो कंडीशन है उनको जरूर ध्यान रखना है कि जन्म अगर भारत में हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो पर्यटक हमारे देश में आ रहे हैं, घूमने जो आ रहे हैं और उनके यहाँ आने पर बच्चा हो जाए तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसा प्रावधान नहीं है। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है उनको ध्यान रखना है कि यदि बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, माता या पिता में से, माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो या दोनों भारत के नागरिक हो। पहली कंडीशन ये, यदि बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है नागरिकता मिलने के प्रावधान में, तो माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो या फिर दोनों भारत के नागरिक हों। दूसरी कंडीशन, अगर एक भारत का नागरिक है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, ये जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा है, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यानी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट, जिसकी अगर मैं बात करूं कि जिसको किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त ना हो या अवैध तरीके से भारत में घुसा है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अवैध प्रवासी। जो ना वीजा के तहत आया हो, ना किसी देश का नागरिक हो। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक अगर किसी रोहिंग्या लड़की से शादी कर ले और बच्चा पैदा हो जाए तो भारत का नागरिक वो बच्चा नहीं होगा। यहाँ पे आप समझ लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। कंडीशन ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण से नागरिकता कैसे मिलती है, इसमें क्या प्रावधान कर रखा है? तो पंजीकरण द्वारा अगर आपको नागरिकता लेनी है तो 1935 का अधिनियम जो कहता है कि आप भारत में 7 साल रहें और 7 वर्ष बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएं, भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। तो इसमें भारत में 7 वर्ष, भारत में 7 वर्ष रहने के बाद, 7 वर्ष रहने के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरेंगे आप, इसके माध्यम से आपको पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी बात करूं भूमि विस्तार द्वारा, तो भूमि विस्तार क्या है कि भारत ने अगर किसी देश पर अटैक कर लिया, भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, भारत ने अगर चीन पर कब्जा कर लिया है, किसी भी चीन पाकिस्तान के किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो उस क्षेत्र में रहने वाली जितनी जनता है वो स्वतः ही भारत की नागरिक हो जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? देशीकरण द्वारा। एक बार फिर सुन लो, अगर भारत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर ले, चाहे वो चीन का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, और जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है वहां की जो जनता है, वो जनता जैसे ही भारत कब्जा करेगा वो पूरी जनता भारत की नागरिक कहलाएगी। इसे कहते हैं हम भूमि विस्तार द्वारा। अब ये देशीकरण क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं।
देशीकरण में क्या होता है? अगर मैं देशीकरण की बात करूं तो ऐसा कोई विदेश का व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वो साहित्य, कला, विज्ञान का अच्छा ज्ञाता है या अच्छे चरित्र वाला है, और ये जो अच्छा चरित्र हो या ज्ञाता हो, ये सरकार की नज़र में होना चाहिए। तो सरकार अगर चाहे उसे डायरेक्ट बिना किसी कंडीशन के भारत की नागरिकता दे सकती है। अगर मैं बात करूं वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा में क्या आता है? तो वंश परंपरा में से वही है, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो जिसका जन्म विदेश में हो गया हो, वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। चलो लिख दे रहा हूं, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसका जन्म, उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो? विदेश में हुआ हो, फिर भी ये बच्चा भारत का नागरिक होगा। ये किसकी बात करता है? वंश परंपरा द्वारा। देशीकरण में क्या होता है? एक बार फिर सुन लो, अगर कोई व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान का अच्छा ज्ञाता है या सरकार की नज़र में उच्च चरित्र वाला है, ऐसे व्यक्ति को सरकार बिना किसी कंडीशन के नागरिकता दे सकती है, जिसे हम क्या कहेंगे? देशीकरण कहेंगे। भूमि विस्तार में क्या होगा कि अगर भारत किसी भी बाहरी क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो उस क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण जनता ही भारत की नागरिक होगी। ये बात कहाँ लिखी है? 1955 के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। आगे जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है, उन टॉपिकों में छोटी छोटी बातें हैं कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। दो तीन बातें इस पे करनी है। अगर मैं बात करूं एनआरआई, NRI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, लिख दे रहा हूं, नॉन रेजिडेंटल इंडियन, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी भारतीय। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल, RESIDENTAL, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया। एनआरआई ऐसे व्यक्ति, एनआरआई वो व्यक्ति होंगे जो भारत के तो नागरिक हैं, लेकिन किसी व्यापार करने के माध्यम से, किसी शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम से कहाँ जाके रह रहे हैं? विदेशों में। दूसरी बात, ये जो एनआरआई हैं, ये चलो लिख दे रहा हूँ इसके पॉइंट, ये भारत के ही नागरिक होते हैं, भारत के ही नागरिक होते हैं, ये भारत के ही नागरिक होते हैं, ये भारत के ही नागरिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्हें वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इन्हें वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त होती हैं, जो भारत के नागरिक को प्राप्त होती है। सीधी सी बात यह है, एनआरआई केवल ये भारत में रह नहीं रहे हैं, बाकी सब कुछ इनका कहाँ है? भारत में है। एनआरआई वो लोग हैं जो केवल भारत में रह नहीं रहे हैं, भारत के नागरिक हैं। पढ़ाई की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ये लोग कहाँ रह रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? एनआरआई बोलेंगे। ये लोग भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, ये लोग भारत में चुनाव लड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं? किसी भी पद पर नियुक्त हो सकते हैं।
इन्हें सारी वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो भारत के नागरिक को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर मैं बात करूं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। ये जो लोग होंगे ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, विदेशी नागरिक होंगे। इनके पास जो नागरिकता होगी वो कहाँ की होगी, विदेश की होगी, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं होती है। अगर मैं बात करूं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ये क्या होते हैं, ये भी विदेशी लोग होते हैं। ये भी कौन होंगे, विदेशी लोग होंगे, ये भी विदेशी लोग होंगे। और एक ये जो लोग हैं ये चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ये भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ये भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये भारत के नागरिक नहीं है, इन्हें नागरिकों वाली सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होंगी, इन्हें भी भारतीयों वाली सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। इसमें और क्या ध्यान रखना है, ये जो OCI कार्ड है अपना, ये OCI कार्ड ये लाइफ टाइम होता है। OCI कार्ड कब तक होगा, लाइफ टाइम का होता है। OCI कार्ड लाइफ टाइम होगा, जबकि हम PIO की बात करें तो ये लाइफ टाइम नहीं होता, ये लाइफ टाइम नहीं होगा, जबकि OCI कार्ड अपना लाइफ टाइम होगा। PIO कार्ड जो है वो लाइफ टाइम नहीं होता है। अगर PIO कार्ड आपके पास है, अगर PIO कार्ड आपके पास है तो आप 15 वर्ष तक बिना वीजा के रह सकते हैं, 15 वर्ष तक भारत में रह सकते हैं। अगर आपके पास OCI कार्ड है तो आप लाइफ टाइम रह सकते हैं, लाइफ टाइम रह सकते हैं। अगर आपके पास OCI कार्ड है तो कितने दिन रह सकते हैं, लाइफ टाइम कितने ही दिन रह सकते हैं। यदि आपके पास PIO कार्ड है तो हम कब तक रह सकते हैं भारत में, 15 वर्ष तक रह सकते हैं। और इनमें क्या अंतर है, एक अंतर इनमें ध्यान रखना है कि अगर PIO या OCI ये दोनों ही लोग, PIO या OCI दोनों ही लोग अगर ये पर्वतारोही का काम करें, पर्वतारोही, किसी अनुसंधान का काम करें, अनुसंधान, या फिर ऐसा क्षेत्र जो वर्जित क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जो वर्जित क्षेत्र है, यहाँ पर जाने के लिए इन दोनों लोगों के लिए ही परमिशन की आवश्यकता होगी। चाहे पर्वतारोही का काम करें या अनुसंधान का काम करें या किसी वर्जित क्षेत्र में जाना चाहें तो दोनों के लिए ही किसकी आवश्यकता होती है, दोनों के लिए ही किसकी आवश्यकता होगी, चाहे पर्वतारोही हो चाहे अनुसंधान करता हो। और या इनको जो विदेश से लोग आए हैं PIO OCI कार्ड लिए, ये लोग किसी वर्जित क्षेत्र में जाते हों तो इनके लिए भी क्या है, परमिशन भारत सरकार से लेनी होगी। इम्पोर्टेंट बात यह है, इसको ध्यान रखना है कि जो 2015 का अपना ये 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, उसमें PIO कार्ड खत्म कर दिया। लिख दे रहा हूं इसको, 2015 के नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा ये जो PIO कार्ड है इसको हटा दिया गया। अब केवल OCI कार्ड हमारे पास है, OCI कार्ड भारत सरकार देगी। और OCI कार्ड की मैंने फुल फॉर्म भी क्या बताई थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और क्या समझना है इसमें, और कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? चलो एक बात और बता दे रहा हूं, 2 मिनट की बात है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 जो आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016, इसमें क्या हुआ था कि NCR की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? NRC की बात, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन।
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जो एनआरसी लागू हुआ, जिस पे विपक्ष ने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने इसको एनआरसी को रोकने का प्रयास किया। वो एनआरसी क्या है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जो एनआरसी है वो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी भारत के जो नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर है। और इस जो एनआरसी से संबंधित जो बिल संसद में लाया गया, ये सबसे पहले 2016 में लाया गया, जो पारित नहीं हो सका। उसका कारण ये था कि जैसे ही लोकसभा से पारित होकर जो बिल राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा में जैसे ही पहुंचता है वैसे ही चुनाव आ जाते हैं और बिल जो है वो राज्यसभा में पारित नहीं होता है, बिल कैंसिल हो जाता है। 2019 में फिर से पुनः इस बिल को रखा गया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, और जब बिल ये पारित हुआ तो लोगों ने इसको गलत बताया कि इसमें पक्षपात हुआ है, धर्म के आधार पर पक्षपात हुआ है। वो बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सीएए या एनआरसी है वो है क्या। इसमें अगर हम बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 2016 में आया, जो लोकसभा में तो पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही पहुंचता है चुनाव आ जाते हैं और अधिनियम ये अटक जाता है। इसी अधिनियम को पुनः 2019 में लोकसभा में लाया गया, पारित किया गया और इसको फिर राज्यसभा भेजा गया, और राज्यसभा से भी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसमें हमने एनआरसी की बात की थी, इस एनआरसी को हमने पारित करा लिया। अब इस एनआरसी में था क्या, 2019 में जो एनआरसी लोग चिल्ला रहे हैं, इस एनआरसी में है क्या। पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। एनआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन बोलें तो नागरिक, यानी नागरिकों के लिए एक रजिस्टर है जिसको हम एनआरसी कहते हैं। अगर और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको ध्यान रखना, ये एनआरसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य, एनआरसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य, आंसर क्या होगा, असम। कौन सा है, असम। और असम में जो एनआरसी लागू की गई थी, ये एनआरसी जो रजिस्टर बना ये 1951 में बना। ये एनआरसी रजिस्टर सबसे पहले किस राज्य में बना है, असम के अंदर बना है। और असम में कब बना है, 1951 में। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 था, इसमें था क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में आया, जिसको दोबारा 2019 में रखा गया। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया था, 3 देशों की बात की गई। कितने देशों की बात, 3 देशों की। इसको अलग लिखते रहूं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016। इसमें पूछा जाए कितने देशों की बात की गई, तो देश हमें 3 बताने हैं। कितने धर्मों की बात की गई, तो धर्म हमें यहाँ पे 6 बताने हैं। इसमें क्या कहा गया, जो 3 देश हैं, कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर मैं धर्मों की बात करूं तो 6 धर्मों की बात की गई थी, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध।
कितने धर्म हैं? 6 धर्मों की बात की गई थी। और ये 6 धर्म है, इसमें ये कहा गया कि अगर ये 6 धर्मों के लोग चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे पाकिस्तान के हों या अफगानिस्तान के हों, इनको नागरिकता देने के संबंध में ये प्रावधान लाया गया था कि ये जो लोग हैं वो 6 वर्ष से अगर भारत में रह रहे हैं तो बिना शर्त के, बिना कंडीशन के उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आज अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर बात करेंगे। जिस टॉपिक पर कल हमें बात करनी है वो टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, जिसको हम पढ़ेंगे। आज जिस टॉपिक को हमने पूरा किया है वो नागरिकता का टॉपिक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।